आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ध्यान दें कि ये सभी धोखेबाज हैं और हमेशा आपको स्टॉक टिप्स और हाई रिटर्न का वादा करेंगे। मैं कोई कॉल नहीं करती और न ही कोई एडवाइस सर्विस देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल से और अपनी वेबसाइट से ही नॉलेज देती हूँ, rachnaranade.com और rachnaranade.in से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप तो मजे में ही होंगे। आज के थंबनेल और टाइटल को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक मजेदार बात बताती हूँ। 2 सप्ताह पहले जब मैं नगर पुणे हाईवे से गुजर रही थी, तब मेरे एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हो गई। वो बहुत खुश लग रहा था और मैंने कहा, अरे वाह, तुम बहुत खुश लग रहे हो। और जब उसी स्टूडेंट को 5-6 महीने पहले मैंने देखा तो वो बहुत उदास लग रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर इस खुशी का राज क्या है? और मेरी हिंदी इतनी ही अच्छी है। उसने कहा, क्या बताऊं, 6 महीने पहले मैं बहुत दुखी था, फिर मैंने होम लोन ले लिया, अब मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि अब उसे पता है कि अब नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से जो काम उसे पसंद नहीं था वो अचानक पसंद आने लगा है, क्योंकि उस नौकरी की वजह से वो उस लोन की EMI चुकाने में कामयाब है। आई एम श्योर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में कभी ना कभी ये डिसीजन लेना ही पड़ता है। मुझे घर खरीदना चाहिए या नहीं? तो क्या घर खरीदना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए? कितने लोग मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं कि मैडम, क्या आप हमें कुछ मार्गदर्शन कर सकती हैं? इसलिए मैंने ये डिसीजन किया है, क्योंकि अब 16,000 सब्सक्राइबर हैं और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया जाएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद थोड़ा लंबा है, तो अपना समय लें और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। अब जब हम ये तय करेंगे कि घर खरीदना है या किराए पर लेना है, इसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है वो है इमोशनल फैक्टर, जिसे हम इमोशनल एंगल कहते हैं। इमोशनल फैक्टर क्या है? हम बचपन से जिस वातावरण में पले बड़े हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रोटी और कपड़ा तो ईश्वर की कृपा से लगभग सभी को मिला है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मकान एक बड़ा मुद्दा है जो कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि घर खरीदना रेगिस्तान में मृग तृष्णा के समान है। हम उस डिसीजन के जितना करीब पहुंचते हैं, वो उतना ही दूर होता जाता है। तो ये वो डिसीजन है जो आपको लेना है। हमें भावनाओं पर जोर डाले बिना इसमें कुछ अन्य तत्व भी जोड़ने होंगे, वो है आर्थिक दृष्टिकोण। तो आज जब आप वीडियो देख रहे हैं और आप सोचते हैं कि जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरा खुद का होना चाहिए, अगर आप इस एंगल को अपने दिमाग में फिक्स कर लें तो वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि गणित कुछ भी हो, मुझे घर चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, पर मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे चैनल के दर्शक हैं तो आप फाइनेंस या आर्थिक एंगल देखना जरूर पसंद करेंगे और तभी आप अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। सबसे पहले भावनिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, पर पहले आर्थिक दृष्टिकोण देखें और फिर फाइनल डिसीजन लें। नंबर 1। नंबर 2, हमें इसमें टैक्सेशन का एंगल भी लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि अब इनकम टैक्स के अनुसार 2 प्रकार हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी न्यू टैक्स रिजीम। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से गणित कैसे बदल सकता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे बताना, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए अलग वीडियो बनाने को तैयार हूँ। और तीसरा आर्थिक दृष्टिकोण है, यानी अगर आप घर खरीदने का डिसीजन करते हैं तो कितना खर्चा होगा, अगर आप किराए पर लेने का डिसीजन लेते हैं तो आपको कितना खर्चा होगा और हमें सबसे ज्यादा लाभ कहाँ होने वाला है, और फिर हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। पर 1 मिनट, अब बताओ, क्या ये डिसीजन सीधा साधा हो सकता है? नहीं। व्यक्ति कौन है? मान ले वो व्यक्ति एक लड़का है, वो पुणे से है। अब मैं पुणे से हूँ तो पुणे का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ओके? अब एक लड़का जो पुणे में ही है वर्सेस एक लड़का जो पुणे में बाहर से आया है, उस हिसाब से उसका डिसीजन बदल सकता है। वो अकेला है या भाई बहन है, इस पर उसका डिसीजन बदल सकता है। वो शादीशुदा है या शादी करना चाहता है, इससे उसका डिसीजन बदल सकता है। उसकी सैलरी कितनी है, इससे उसका डिसीजन बदल सकता है। कई फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इसके हिसाब से ऐसा है या इसके हिसाब से वैसा होना चाहिए, तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक केस स्टडी लेने वाले हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी और आपको बताना है कि अगर हम इस आदमी को डिसीजन लेने में मदद करना चाहते हैं तो उसे कैसे सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ असम्पशंस बनानी होंगी, और असम्पशन से हमारा क्या मतलब है, अगर हमें मानकर चलना है तो हमें कुछ बातें माननी होंगी। तो चलिए उस असम्पशन के साथ आज हम एक केस स्टडी को देखने जा रहे हैं।
ये केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अगले भाग में देखते हैं। आप तो चंदू के बारे में जानते हैं। ओह, चंदू अलग दिख रहा है, ये तो शहर का चंदू है। नगर में चंदू का एक बड़ा घर है, यानी उसके पिता का घर। उनका एक ही बेटा है। और तुम्हें पता है क्या हुआ? चंदू 4 साल पहले पुणे आया था। वो इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे आ गया था। 4 साल बीत गए और चंदू अब इंजीनियर है और उसे एक अच्छी कंपनी में, यानी अमेरिकी आईटी की कंपनी में नौकरी भी मिल गई है। नौकरी पुणे में है। ओके, चंदू अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 साल हो गए हैं और चंदू अब तरक्की कर रहा है भारी सैलरी के साथ। चंदू तो पैसे छाप रहा है, राइट। अब चंदू तो बहुत खुश होगा। चलो देखते हैं। ओह, मुझे आशा थी कि चंदू बहुत खुश होगा, पर चंदू परेशान दिख रहा है। क्या हुआ चंदू? समझ गए। अब क्या हुआ है देखो, उसके 2 दोस्त हैं, दोनों शादीशुदा हैं और दोनों ही अपना घर खरीद चुके हैं। और चंदू कहता है, अरे मैं तो अकेला हूं, अब क्या होगा? इसी बीच चंदू ने बताया कि एक लड़की थी और उस लड़की के साथ शादी का प्रपोजल था। उसने क्या कहा, सब कुछ तो ओके है, शहर में तुम्हारे पापा का घर है, आप इंजीनियर हैं, माना कि आपके पास एक बड़ी कंपनी में नौकरी है, माना कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, पर आपके पास पुणे में घर नहीं है। तो उसने मना कर दिया। अब चंदू इससे बहुत परेशान है। अब हम क्या करें? चंदू से कहें, अरे चंदू एक काम करो, उसे वापस बुला लो। ओके, अब दोनों मेरी बात सुनो। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको इस डिसीजन के बारे में काफी सोचना होगा। मैं इन दोनों को बताने जा रही हूँ, आप भी देखिए। हम ये देखेंगे कि क्या इस सिचुएशन में पुणे में घर खरीदना उचित होगा या अनुचित होगा और उन्हें क्या विचार करना चाहिए। अब तुम दोनों वहीं जाकर बैठो। ओके, अब अपनी एक्सेल कैलकुलेशन की ओर मुड़े। एक्सेल ठीक आपके सामने है। आपको चंदू के कुछ नंबर जानने की जरूरत है और चंदू का पैकेज 16 लाख का है। वाह वाह वाह, 16 लाख का पैकेज है। अब तो चंदू बड़ी आसानी से घर खरीद सकता है। अब सोचिए कि अगर चंदू तय करता है कि पुणे में 2 BHK का घर देखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कई अलग चीजें हो सकती हैं। उसने किस इलाके में घर खरीदने का डिसीजन किया है, किसी पेठ में या कल्याणी नगर में या कोरेगांव में, या फिर पिंपरी चिंचवड़ का डिसीजन किया। पुणे के ये इलाके हैं, जितने इलाके हैं उतने अलग अलग रेट्स होंगे। अब हम मध्यम रेट ले रहे हैं। ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल एरिया नहीं है और बहुत दूर दराज का एरिया भी नहीं है। आम तौर पर देखा जाए तो पुणे में एक 2 BHK का घर 75 लाख का आता है। ओके, अगर आप 75 लाख का 2 BHK लेते हैं तो EMI अराउंड 52,000 रुपए या इसके आसपास है। आप सोचेंगे कि अब हम ये कैसे करें? ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर है या मैं आपको एक्सेल में फॉर्मूला दिखा सकती हूँ। अब आप कहेंगे कि अरे 16 लाख का पैकेज है, 52,000 तो किस खेत की मूली, वो 52,000 आसानी से दे सकता है। तो गणित पर नजर डालें। EMI सालाना 16 लाख है, तो पर मंथ कितनी? चलिए अब मैं आपको इसका गणित दिखाती हूँ। यहाँ देखो, अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, वो ये है कि 16 लाख को 12 से डिवाइड करने पर क्या होता है, यानी 1,33,333, जो फिगर मैंने यहाँ लिया है। एक महीने की सैलरी देखो अब क्या हो रहा है, पर 30% टैक्स है ना। हाथ में कितना आएगा? 1,33,333 माइनस दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देखें, और ये 0.70 है। 1,33,333 का 70% उसे मिलेगा क्योंकि 30% टैक्स में चला जाएगा। 93,333। आसान बनाने के लिए मैंने अदर डिडक्शंस के लिए 13,333 लिए हैं। अब आप कहेंगे कि अदर डिडक्शंस क्या हैं? PF कटता है, प्रोफेशन टैक्स कटता है और कैंटीन के एक्सपेंसेस भी कटते हैं। ऐसे डिडक्शंस होते हैं। पहले तो आपको CTC बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन डिडक्शन के बाद जब सैलरी मिलती है तो कम मिलती है। अदर डिडक्शंस के लिए 13,333 रुपए लिए गए हैं। उसके हाथ में कितना आ रहा है? ये 1,33,000 माइनस 30% था और ये 93,000 पर आ गया, और 93,000 में से 13,000 के बाद उसके हाथ में 80,000 आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि EMI कितनी होगी, 52,000 EMI जाएगी, तो 80,000 माइनस 52,000 कितना है? ये 28,000 है। अब आप सोचिए, क्या IIT में काम करने वाला आदमी शान से नहीं रहेगा? वो खाने पीने पर पैसा खर्च करेगा। क्या वो केवल चावल और सब्जी रोटी खाएगा? वो हर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ फैंसी जगहों पर जाएगा, और उसे ऐसा करना होगा शान से। वो इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ तस्वीरें पोस्ट करेगा ना, हैंगिंग आउट एट दिस प्लेस जैसा कुछ। इन सब चीजों पर उसे कम से कम 25,000 रुपए का खर्च आएगा।
इसमें सिर्फ खाना पीना ही शामिल नहीं है, उसे कुछ डोमेस्टिक मदद की भी जरूरत होगी। जहां वो रहने जा रहा है उसे एक काम वाली मौसी रखनी होगी जो शायद खाना बना सके और घर की साफ सफाई कर सके। और अब कितना बचेगा? सिर्फ 3,000 रुपए। अब सोचिए अगर वो बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाना पड़े तो क्या होगा? और इसके बाद सोचिए वो खुद का इमरजेंसी फंड कब बनाएगा, वो म्यूचुअल फंड में कब पैसा लगाएगा, वो शेयर मार्केट में कब पैसा लगाएगा, कब सोना खरीदेगा। और इन सब के लिए कितना पैसा है? सिर्फ 3,000 रुपए बचे हैं। लेकिन मैडम ने तो कहा है ना कि घर जरूरी है, उसे इसकी परवाह नहीं कि वो कर सकता है या नहीं। सोचिए अगर ऐसा है तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों ये डिसीजन लेते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी। हमने इसे कैसे पकड़ा है, इसका गणित देखिए। जनरली पुणे में 2 BHK की कीमत लगभग 75 लाख है। उसे 20% डाउन पेमेंट करना होगा, यानी कितना होगा? 15 लाख। और चलिए मान लेते हैं कि उसने करीब 5 लाख की बचत भी कर रखी थी और उसके माता पिता ने उसे घर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। ये घर खरीदने के लिए गिफ्ट है, उसे उनसे 10 लाख रुपए मिले। ऐसा करके उसके पास 15 लाख हो गए। चलिए ऐसा मान लेते हैं, ओके? तो वो 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकता है। अब 60 लाख रुपए बाकी है, उसे लोन लेना पड़ा है। अब हम इंटरेस्ट रेट अराउंड 8.5% लेंगे और लोन की टाइम 20 वर्ष होगी। तो अब एग्जैक्ट EMI कितनी होगी? ये 52,069 रुपए है। इसके लिए PMT नाम का एक फॉर्मूला है, आप इसे करें या ऑनलाइन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब उन्हें 52,000 EMI चुकानी होगी। इसमें 2 अलग बातें हैं, यानी इसका मतलब ये है कि EMI में प्रिंसिपल चुकाना होता है और इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 52,000 रुपए लेने से क्या फायदा? इस 52,000 पर प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है, ATC नामक एक सेक्शन होता है, उसके बाद डिडक्शन मिलता है। आप इसे नहीं ले रहे हैं। 52,000 का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इसमें 24B के तहत डिडक्शन मिलता है, पर आप उसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये तो न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर ये अपना पहला घर है तो इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर चंदू के लाइफ का पहला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो उसे कोई अन्य डिडक्शन नहीं मिलती है, ATC का नहीं मिलेगा और 24B का नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया है? 52,000 एक महीने का खर्च है, राइट? अब 52,000 मल्टीप्लाइड बाय, जरा इस कॉलम को देखिए, ये 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 है। इट इज इक्वल टू, ये नंबर मैच करेगा। मैंने एग्जैक्ट राउंड फिगर लिया है तो थोड़ा फर्क तो होगा। 6,24,000 कितने साल के लिए लिया गया है लोन? 20 साल। और वही अमाउंट यहाँ ली गई है और 20 सालों में 1,24,90,654 रुपए चुकाए होंगे। ओके, और सोचो अगर वो कठिन समय से गुजर रहा है और वो ये कर नहीं पा रहा है, वो कुछ भी करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3,000 रुपए बचे हैं। देखें कि अगर हम इसके बजाय किराए पर रहने का डिसीजन करते हैं तो क्या होगा। अगर आपके पास 75 लाख का घर है तो पुणे जैसी जगह पर उसका रेंट 25,000 रुपए मिल जाएगा। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है? उसे सालाना 3 लाख रुपए रेंट देना होगा। अब देखिए कैसे इसका गणित कर रहे हैं। घर का रेंट 3 लाख रुपए है पहले साल में, और क्या हर साल रेंट नहीं बढ़ेगा? तो देखिए हमने क्या किया है, हमने 3 लाख के रेंट को हर साल 7% से बढ़ा दिया है। तो पहले साल ये 3 लाख था, दूसरे साल 3,21,000, फिर 3,43,000। अब आप कहेंगे कि अरे 7% नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर तो 10% बढ़ जाता है। कोई कहेगा कि हमारे यहाँ 3% बढ़ जाता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करें। मैं आपको ये एक्सेल शीट पिंड कमेंट्स में देने वाली हूँ, आप डाउनलोड करके अपने एरिया के अनुसार कैलकुलेशन बदल सकते हैं। मैंने ये मान लिया है कि किराए में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अभी देखो, आप कहेंगे कि रेंट है, ठीक है, पर क्या किराए पर इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है? और फिर से वही बात है, न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार आपको HRA के कंपोनेंट पर डिडक्शन नहीं मिलती है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम पर हैं। अब हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, उसे कितना पैसा देना होगा? हर साल 3 लाख रुपए देने होंगे, यानी आउटफ्लो 3 लाख रुपए होगा। क्या इससे पैसे की बचत होगी? 15 लाख रुपए बच जाएंगे क्योंकि वो घर खरीदने की बजाय किराए पर रहेगा। और उसके पास जो 15 लाख थे, अगर वो एक FD भी करता है तो उसे FD पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,05,000 रुपए, इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ठीक से लेना चाहिए। अगर उसे घर खरीदना होता तो उसे वो 15 लाख देने पड़ते। अब वो 15 लाख उसके पास होंगे, वो FD करेगा, इस पर 7% इंटरेस्ट मिलेगा, पर इस इंटरेस्ट पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है। 30% टैक्स देना होगा क्योंकि ये 30% के टैक्स स्लैब में है
और फिर 30% डिडक्शन के बाद उसे इफेक्टिव रूप से 73,500 रुपए की इनकम होगी। किराए के रूप में कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस कितना मिला? 73,500। तो हमने इफेक्टिव रेंट कैसे बनाया? 3 लाख माइनस 73,500, यानी पहले साल का कैलकुलेशन आया 2,26,500। ओके, आप अब क्या करेंगे? रेंट तो बढ़ जाता है, पर इंटरेस्ट बढ़ने से हमने एफडी की रकम बढ़ा दी। इसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा और इसकी वजह से पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट बढ़ गया। ऐसा करने पर आपका दूसरे वर्ष का रेंट 2,42,869 हो गया है। ऐसा करने पर अगर 20 वर्ष की कैलकुलेशन की जाए और जो रेंट होगा, और 20 सालों में कितना रेंट भरा होगा? 95,06,000। लेकिन अगर उसने घर खरीदा होता तो 1.25 करोड़ खर्च होता। किराए के कारण केवल 95 लाख रुपए खर्च होंगे और ओवरऑल बचत कितनी हुई है? उसने 30 लाख रुपए बचाए हैं। अब आप ही देखिए इस केस में कौन सा डिसीजन अच्छा था। घर किराए पर लेने से उसके बहुत सारे पैसे बच गए। मुझे पता है कि आपके दिमाग में अभी भी कौन से सवाल हैं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर अगले भाग में दूंगी। गणित अच्छी तरह समझ गए हैं और आपके मन में उठने वाले कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। आओ, तुम भी आओ। चंदू और वुड बी मिसेस चंदू भी आए हैं। क्या तुम दोनों ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हो कि नया घर लेने के बजाय घर रेंट पर लेने से ही आपको फायदा होने वाला है? आपके मन में सवाल होंगे कि हमने कैपिटल अप्रिसिएशन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया है, यानी 10 साल पहले घर खरीदा होता तो अब उसकी कीमत बढ़ गई होती। बिल्कुल नहीं। पुणे जैसी जगहों पर भी ये नहीं होता। अगर आप देखें तो मेरे फ्रेंड का एक एग्जाम्पल है। करीब 10-15 साल पहले उन्होंने सिंहगढ़ रोड पर घर लिया था, राइट, और उन्होंने ये घर लगभग 48 लाख में खरीदा था और अब कुछ महीने पहले उन्होंने इसे 45 लाख में बेच दिया। कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं है, कैपिटल डिप्रिशिएट हो गया। कोई घर खरीदने को तैयार नहीं था। नई स्कीम्स बन रही हैं और वो भी बहुत महंगी नहीं है। इस प्रकार आप अपना गणित बनाइए। आप कहेंगे कि हमारे एरिया में तो कैपिटल अप्रिसिएशन हुई है। अगर हाँ, तो मैं आपको एक एक्सेल शीट देने जा रही हूँ, आप इसमें गणित बनाइए। आपके केस में किराए पर लेने के बजाय आपको एक नया घर खरीदना कन्वीनियंट लग सकता है अगर आपके एरिया में कैपिटल की अप्रिसिएशन हो रही है। ओके, अब तीसरी बात यह है कि, और आपके लिए एक क्वेश्चन है मैडम, अगर ऐसा होता है कि आप पुणे में घर खरीदने का डिसीजन करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि पुणे में आपका एक घर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है कि 2 साल या 2 महीने में बंगलोर में नौकरी मिल जाए तो? अब चेहरे पर बड़ा सवाल है। अब सोचिए कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद डिसीजन किया है कि आपको पुणे में घर लेना है और बेंगलोर में जाकर किराए पर रहेंगे और पुणे में ईएमआई भी भरेंगे, और अब पुणे का घर किराए पर देना होगा, उसके लिए लोग ढूंढने होंगे और इसके 100 झंझट होंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब तक आप ये तय नहीं कर लेते कि मैं इसी शहर में बसूंगा, तब तक घर खरीदने में जल्दबाजी न करें। अगर आप मेरा एग्जाम्पल देखते हैं तो मेरा जन्म पुणे में हुआ, एजुकेशन पुणे में और शादी पुणे में हुई, और मैंने पुणे नहीं छोड़ने का डिसीजन किया। फिर मैंने पुणे में एक घर खरीदने का डिसीजन किया। मैंने इस एंगल पे विचार किया कि जब तक आपका शहर तय न हो जाए तब तक घर खरीदने की जल्दबाजी न करें। और जैसा मैंने कहा, हमने जो गणित बनाया था उसके हिसाब से उसके हाथ में सिर्फ 3,000 बचने वाले हैं, तो क्या वो घर नहीं खरीद सकेगा? नहीं, ये जिंदगी का बहुत अहम डिसीजन है। उसकी सैलरी बढ़ने वाली है, राइट। अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसके हाथ में पैसा भी बढ़ जाएगा, तब उसको ईएमआई छोटी लग सकती है। मेरी राय है कि हर 3 साल में आपको फिर से ये गणित करना चाहिए। क्या ये अभी सही लग रहा है? हमारी सिचुएशन बदलती रहती है। हर 3 साल में इस डिसीजन को रिव्यू करें और फिर आप तय करें कि आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप भी एक इंजीनियर हैं। अगर आप दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर आप दोनों एक साथ पैसा कमाते हैं, एक अच्छी चीज हो सकती है। मान लेते कि उसकी सैलरी भी 16 लाख होगी। अब देखना, एक 16 लाख की जगह 2 16 लाख घर में आ जाएंगे, पर ईएमआई तो उतनी ही रहेगी। अगर हम सभी डिडक्शन पकड़ लें तो भी गणित वही रहने वाला है। तो अकेले उसके हाथ में 3,000 बचे थे, पर दोनों मिलकर करें तो 58,000 हाथ में रह सकते हैं। ऐसे केस में वो अपना खुद का इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। मेरा मतलब ये है, आप भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ कि जब आप शादी करने का डिसीजन करते हैं तो घर बहुत बड़ी बात होती है। आप कई चीजों के बारे में सोचें और सिर्फ इमोशनल एंगल के साथ न सोचें।
तो लड़के और लड़कियों को साथ बैठकर इस डिसीजन को एक्सेल पर बनाकर देखना है और इसके बाद ही फाइनल करना है। और सिर्फ इस बात पर अड़े मत रहिए कि हमें एक घर खरीदना ही चाहिए। अगर गणित ठीक बैठता है तो ही घर खरीदने का डिसीजन कर लें। मुझे बताएं कि आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें कई एंगल्स हैं और मैंने कई असम्पशंस दी हैं। मैंने अपनी एक केस स्टडी दिखाने की कोशिश की है, बट अगर आपको लगता है कि हम एक और एंगल देख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी एंगल जरूर डालें। आप शेयर बटन दबाकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सब करने में शर्माना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, हमारा है।